हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आज तो चलो सब लोग टाइम से आ गए। वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसी के साथ साथ आज एक और फेस्टिवल है आपका, गुड़ी पाड़वा आई गेस। तो उसकी भी आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। गणगौर है आज। ओके। सो गणगौर और ईद की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चे तो मुझे ज्यादा दिख रहे हैं आज। ओके। तो एक बार वेलकम कर लेते हैं सभी लोगों का। हेलो, आई एम आकांक्षा माथुर, योर यूजीसी नेट होम साइंस पेपर 2 फैकल्टी। वेलकम यू ऑल ऑन फिलाफॉर्म प्लेटफॉर्म। बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। आपके ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप अगर चाहो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो है आपका होम साइंस यूजीसी नेट फिलर फॉर्म। ओके। गुड मॉर्निंग। और ये कूपन कोड है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो कोर्स परचेज करने के लिए। ये हम लोग कर रहे थे अपना, ठीक है। पोस्टमार्टम केयर तक हम लोगों ने कर लिया था। डन। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि आपका जो इन्फेंट होता है, अभी तक न्यू बॉर्न, ये सारी चीज देख रहे थे कि बच्चे ने किस तरीके से बर्थ लिया अपना, ठीक है। कौन कौन सी स्टेज पे आपके उसके किस किस ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, ये सब चीजें हमने कल कवर आउट की थी। डन। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैसे ही बच्चे का बर्थ हो जाता है, 0 to 14 डेज तक याद रखना वो न्यू बॉर्न कहलाता है। आफ्टर द 14 डेज वो इन्फेंट की कैटेगरी में आ जाता है, 2 साल तक। इन्फेंट का टाइम पीरियड आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा 0 to 2 years तक देखा होगा, लेकिन नहीं, 0 से लेके 14 डेज तक आपका बच्चा जो है वो न्यू बॉर्न की कैटेगरी में आता है, उसको न्यू बॉर्न कहा जाता है। और फिर 2 साल तक का बच्चा आपका इन्फेंट रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इन्फेंट होता है ना, उसकी बॉडी में बहुत रैपिड चेंजेस होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। 2 साल तक का बच्चा बहुत चेंज हो जाता है जब उसने जन्म लिया होता है। जन्म से लेकर आप 2 साल तक ही क्यों, आप 1-2 मंथ में ही देखा करो, बहुत चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फेंसी टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पे बेबी की बॉडी में बहुत रैपिड डेवलपमेंट देखा जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। हेड और अदर बॉडी पार्ट्स को वो मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। स्टार्टिंग में वो क्या है, सक करना शुरू करता है। सबसे पहला जो उसका रिफ्लेक्शन रहता है वो सकिंग रिफ्लेक्शन रहता है, जिसके थ्रू मदर फीड कराती है, ठीक है। वो फीड करता है बच्चा। फिर बैठना सीखता है, बैठने के बाद में वो खड़ा होना सीखता है, खड़े होने के बाद में चलना सीखता है। लेकिन जो फर्स्ट उसका रिफ्लेक्शन जो रहता है वो शकिंग रिफ्लेक्शन ही रहता है। बच्चे के रिफ्लेक्शन काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो देख लो जरा। देखो, न्यू बॉर्न टू 2 मंथ, यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? न्यू बॉर्न टू 2 मंथ तक क्या है, न्यू बॉर्न आपका टाइम पीरियड रहता है 0 to 14 डेज। 14 दिन तक बच्चा नवजात शिशु ही कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 महीने तक बच्चा क्या क्या चीजें कर सकता है कि अपने हेड को लिफ्ट कर सकता है एंड देन टर्न कर सकता है, यानी कि ऊपर भी उठा सकता है और उसको दाएं बाएं भी कर सकता है। और साथ ही साथ वो अपनी बैक पे लेटा रहता है। अभी स्टमक के बल नहीं लेटा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बैक पे लेटा है और अपने हेड को लिफ्ट कर सकता है और टर्न भी कर सकता है उसे, ठीक है। उसके बाद में उसके जो हाथ है उसकी मुट्ठी बना सकता है इस तरीके से, ठीक है। और अपने आर्म्स हैं उनको भी फ्लेक्स कर सकता है। साथ ही साथ नेक इज अनेबल टू सपोर्ट एंड हेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो यहाँ पे बैठ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो नेक है ना, उस पर अभी कोई सपोर्ट नहीं होता है। जब भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप बच्चे को उठाते भी हो तो उसकी नेक पे सपोर्ट रखते हो। क्यों? क्योंकि
जो बच्चे की जो स्टार्टिंग में जो बोन्स बनी होती है ना, वो कार्टिलेज की बनी होती है, जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो इसीलिए नेक इंजरी ना हो जाए, बोन्स गलत डायरेक्शन में डेवलप ना हो, उस वजह से नेक पे सपोर्ट डाला जाता है बच्चे की, ताकि उसका नेक डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होने लगे और हेड पे कोई इम्पैक्ट ना देखने को मिले, हेड को सपोर्ट मिल सके। ओके। एक्सटेंड आर्म्स देन बेंड एंड पुल देम विद अ ब्रीफ क्राई। मतलब क्या है कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि जब रोते हैं तो अपनी जो आर्म्स होती है उनको फैला भी लेते हैं और बेंड भी कर लेते हैं, ये ज्यादातर करते हैं। और जब बच्चे रोते हैं ना तो वो लाउड साउंड और मूवमेंट इन दोनों के साथ में रोते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों का रोना भी ना बहुत अलग अलग तरीके का होता है। एक रिसर्च हुई थी जहाँ पे स्टडी की गई थी, जहाँ ये पता लगाया गया था कि अगर बच्चे को भूख लग रही है तो उसका क्राई किस तरीके का है, एंड देन अगर उसको कुछ इरिटेशन हो रही है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो अलग तरीके से रोता है, कुछ पेन हो रहा है तो उसका रोना अलग तरीके से होता है। और ये सारी जो लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पे वो बोल नहीं पा रहा है लेकिन रोने के थ्रू वो अपना कम्युनिकेशन करता है। इसीलिए कहा जाता है जब बच्चा फर्स्ट टाइम जो कम्युनिकेट करता है ना, वो रोकर ही कम्युनिकेट करता है। ओके। और 2 मंथ तक ना बच्चा अपने हाथ को एक तरीके से ना पकड़ सकता है चीजों को। अगर आप बच्चे को कुछ पकड़ने को दोगे तो 2 महीने तक उसकी ग्रिस्प पावर जो है वो डेवलप हो जाती है। देखो, नेक में क्या होता है कि नेक की जो बोन होती है ना, वो अभी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, कार्टिलेज की बनी हुई होती है। तो अगर आप नेक पे बिना किसी सपोर्ट के अगर बच्चे को बिठा भी रहे हो तो वो उसके हेड के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए अगर जब भी बच्चे का हेड पे हमेशा सपोर्ट रखना चाहिए। अगर आप बच्चे को उठा भी रहे हो तो नेक पे, यहाँ पे जो बैक साइड होता है ना, तो यहाँ पे हाथ रख के सपोर्ट देके तब उठाना चाहिए, जिससे कि बच्चे के सिर पे ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि नेक क्योंकि अभी अनेबल होती है, वो लोड नहीं झेल सकती है, जो हेड का जो वेट है वो वियर नहीं कर सकती है अभी नेक, क्योंकि काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है वो। ओके। अब यहाँ पे देखो, बच्चे के कुछ रिफ्लेक्सेस रहते हैं जो इन्फेंसी के टाइम पे देखने को मिलते हैं। पहला रिफ्लेक्स रहता है रोटिंग। रोटिंग का क्या होता है कि अगर आप बच्चे के फेस पे कहीं भी टच करोगे तो जहां जहां आप टच करोगे उधर ही वो अपना जो हेड है वो मूव करने लग जाता है। आप अगर उसके चीक पे मूव करोगे, माउथ पे कहीं भी टच करोगे तो वहीं उसका हेड मूवमेंट होता है। और इस टाइम पे ये वाला जो रोटिंग रिफ्लेक्स है ना, ये 3 to 6 मंथ के बाद में अपने आप ही गायब हो जाता है। यानी कि 3 से 6 महीने तक बच्चे रोटिंग रिफ्लेक्स दिखाते हैं, उसके बाद में वो मैच्योर हो जाते हैं तो ये रिफ्लेक्सेस नहीं दिखाते हैं। उसके बाद में सेकंड आता है आपका मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जैसे बच्चे कई बार अचानक से बहुत लाउड साउंड को अगर सुन लेते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम शॉक्ड में हो जाते हैं कि ये कहाँ से आवाज आई है। वो आपका मोरो रिफ्लेक्स कहलाता है, जहां पे उनकी जो आर्म्स हैं वो एकदम बाहर की साइड ऐसे फैला लेते हैं। और ये वाला जो रिफ्लेक्स है ये आपका 6 to 7 मंथ तक रहता है, एंड देन वो उसके यूज टू हो जाते हैं कि हाँ, अगर लाउड लाउड साउंड है तो उसके लिए हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है। डरना नहीं है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल साउंड। ग्रेस्प जो रिफ्लेक्शन है ये भी बच्चे में देखा जाता है। और वेवेंस की रिफ्लेक्स, ये वेवेंस की और रोटिंग मोरो, ये वाले जो 3 रिफ्लेक्सेस है ना, ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ग्रेफ्स रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब बच्चा अपनी फिंगर्स के थ्रू कुछ भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखता है, या फिर अपनी पाम के थ्रू या फिर अपनी फिंगर्स के थ्रू अगर बच्चा कुछ भी पकड़ता है, वो आपका ग्रेस्प रिफ्लेक्स कहलाता है। जो अगेन, अभी तक बच्चा सिर्फ मुट्ठी से पकड़ रहा था, लेकिन 3 से 4 महीने के बाद में वो फिंगर से भी होल्ड करने लग जाता है। वेवेंस के रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जो बच्चे के पैर होते हैं ना, वो एक तरीके से फैन की तरह उनको फैला लेता है। और ये वाला जो रिफ्लेक्स है ये अगेन 8 to 12 मंथ के बाद में डिसअपियर हो जाता है। ओके, नोट डाउन करो, चलो पहले नोट डाउन कर लो। इसमें कुछ मत लिखना, बस यहाँ रिफ्लेक्स लिख लेना। और ये बस हल्का सा डिस्क्रिप्शन लिखना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला चाहो तो लिखना, अदरवाइज मत लिखना। बस इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा रिफ्लेक्शन किस चीज के लिए होता है, ये आपको पता हो।
ये हिंदी में नहीं है, ये इंग्लिश में ही है। ये इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लो, क्योंकि हिंदी में भी नाम सेम है। बोल तो हिंदी में ही रही हूँ, कौन सा इंग्लिश में बोल रही हूँ। अब देखो, बच्चा जब बच्चे का जो जन्म हो जाता है ना, आपका जो न्यूबॉर्न होता है, इन्फेंट की जब कैटेगरी में होता है ना, तो वो अपने कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस शो करता है। रिफ्लेक्सेस आप कह सकते हो कि एक तरीके से संकेत, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि सबसे जो बच्चा, आपने देखा एक सकिंग रिफ्लेक्स होता है। सकिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि वो या तो अपने अंगूठे को सक करता रहता है, फीड करता है तब, ठीक है। अब यहाँ पे रोटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे बच्चा समझ लो, तो अब जैसे अगर आपने बच्चे के यहाँ पे अगर टच किया ना, बच्चे के चीक पे टच किया, तो बच्चा इस तरीके से अपना हेड है वो मूव करने लग जाएगा, रोट करने लग जाएगा। रोटिंग मतलब घूमने लग जाएगा, वैसे ही अपना अपने माउथ को ओपन करने लग जाएगा और अपने हेड को मतलब इस तरीके से किया, इस तरीके से करने लग जाएगा, जैसे उसको लगेगा कि कुछ उसको खाने को दिया जा रहा है, ठीक है। तो अपनी जहां जहां अगर आप उसको यहाँ टच करोगे तो बच्चा इस तरीके से अपना हेड करने लग जाएगा, नोज पे करोगे तो ऐसे करने लग जाएगा। तो जहां जहां बच्चे को आप टच करोगे उसी डायरेक्शन में अपना हेड है वो मूव करने लग जाता है। और ये जो रोटिंग रिफ्लेक्स होता है ना, ये बच्चा कब तक दिखाता है, 3 से 6 महीने तक दिखाता है। फिर उसके बाद में उसको पता चल जाता है कि नहीं भाई, यहाँ कुछ भी नहीं आने वाला है, ये बस ऐसे ही मुझे टच कर रहे हैं। ओके। फिर मोरो रिफ्लेक्स में क्या आता है कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि सडन बच्चे ने कोई बहुत तेज आवाज सुन ली, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और एकदम से मैं आप पे चिल्ला जाऊं, तो आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। तो वही चीज यहाँ पे मोरो रिफ्लेक्स में भी होती है कि बच्चा अचानक से कोई बहुत तेज आवाज सुन लेता है ना, तो बच्चा क्या करता है, अपनी आर्म्स को इस तरीके से फैला लेता है कि एकदम शॉक्ड हो जाता है और बहुत टाइट करके पकड़ लेता है ना, कि जैसे पता नहीं कुछ डरावना हो गया हो। तो वो आपका मोरो रिफ्लेक्स कहलाता है, जो कि बच्चा 6 से 7 महीने तक ऐसा करता है। फिर उसके बाद में वो यूज टू हो जाता है कि लाउड साउंड के प्रति ये परमानेंट उसका रिएक्शन बन जाता है कि कैसे क्या करना है। फिर ग्रेस्प रिफ्लेक्शन में क्या आता है कि जैसे कुछ भी आप बच्चे को पकड़ाओगे तो पहले सबसे पहले वो अपनी पाम से पकड़ता है, इस तरीके से जो हम कल भी देख रहे थे कि अपने पूरे हथेली के द्वारा वो पकड़ता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये 3 से 4 महीने तक रहता है, वॉलेंट्री ग्रेस्पिंग रहती है। फिर उसके बाद में अगेन जब उसको कुछ पकड़ाया जाता है तभी वो चीजें पकड़ता है, कब पकड़ना है कब नहीं, फिंगर्स का भी इस्तेमाल करने लग जाता है। बेवेंस्की में ये होता है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर आप बच्चे के पैर पे, ठीक है, टो पे अगर आप उसको इस तरीके से गुदगुदी करते हो तो वो अपने पैर को इस तरीके से फैला लेता है, फैन की तरह ऐसा फैला लेगा पूरा। वो आपका वेवेंस रिफ्लेक्शन कहलाता है, जो कि आपके 8 से 12 महीने के बाद में तक ही रहता है। उसके बाद में वो ऐसा कुछ भी शो नहीं करता है। ओके। जैसे कि ऐसा लगता है उसके, अरे मेरे पैर पे क्या ही आ गया, तो एकदम वो पूरा, जैसे सपोज करो ये बच्चे का पैर है, ठीक है, यहाँ पे आपने उसे टच किया तो इस तरीके से वो फैला लेगा कि मतलब ये क्या हो रहा है, ऐसे कर लेगा वो, या तो ऐसे कर लेगा या फिर ऐसे फैला लेगा, ठीक है। वो वेवेंस की रिफ्लेक्शन में आता है। अब देखो 3 to 4 मंथ पे क्या होता है, बच्चे की जो आईज मसल है ना उन पे कंट्रोल आ जाता है। तो अगर आप बच्चे के सामने, यानी कि आईज मसल है उस पर उसका कंट्रोल है, तो अब अगर बच्चे के सामने आप इस तरीके से रखोगे तो वो ऐसे मूव ऐसे देखता जाएगा। आपने देखा होगा ना कि अगर आप बच्चे से छिपने की भी कोशिश करते हो तो वो देखता ही रहेगा, देखता ही रहेगा आपको। तो ये चीज क्यों है, क्योंकि उसकी जो आई मसल है वो स्ट्रॉन्ग बेटर होती जाती है, इस वजह से वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है, ऑब्जेक्ट को, पर्सन को। जब तक वो देखेगा, जब तक डिसअपियर नहीं हो जाएगा, बच्चा देखता ही रहेगा एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे 3 से 4 महीने पे बच्चे अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अगर आप उसको कुछ भी दोगे तो इस तरीके से वो करना शुरू कर देगा। डन। अपने अपर टोर्सो, शोल्डर और हेड को बच्चा उठा सकता है, अपनी आर्म्स फेस पे, टमी पे रख सकता है। डन। नेक मसल जो होती हैं वो यहाँ पे डेवलप हो जाती हैं, जिसके लिए बच्चा सपोर्ट के द्वारा बैठ सकता है, ठीक है। 5 से 6 महीने पे ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, ये पूरा डिटेलिंग में है, इसीलिए एक बार रिवीजन भी हो रहा है आपका। तो 5 से 6 महीने का जब बच्चा होता है तो वो अकेले बिना किसी सपोर्ट के बैठ सकता है। और यहाँ पे पहली बार में ही बिना किसी सपोर्ट के बैठ सकता है, यानी कि 30 सेकंड तक
बैठ सकता है बिना सपोर्ट के, उसके बाद में उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। फिर ब्लॉक्स को वो पकड़ सकता है, क्यूब्स को पकड़ सकता है, पाम से पकड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी तक उसका थंब का यूज नहीं होता है, थंब यूज नहीं कर पाता है, इस तरीके से पकड़ेगा चीजों को, थंब अभी भी उसका बाहर है। प्लस अपने बैक के साथ साथ अपने स्टोमक पे भी वो लेट सकता है। ओके, 6 to 9 मंथ में यहाँ पे क्रॉलिंग स्टार्ट कर देता है, यानी कि रेंगना जो बोलते ना आप लोग, घुटनों के बल चलना, वो शुरू कर देता है यहाँ पे। अगर बच्चे को पकड़ के चलाया जाए तो पकड़ के चलना भी लग जाता है 6 से 9 महीने के आसपास। ठीक है, थोड़ी देर तक खड़ा भी हो सकता है बिना किसी सहारे के, और बैठना भी यहाँ पे सीख जाता है, खड़े होके बैठना भी सीख जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप उसको खड़ा है तो फर्नीचर को होल्ड करके भी वो खड़ा रह सकता है यहाँ पे 6 से 9 महीने तक। यानी कि आप देखते हो कि 6 से 9 महीने तक बच्चा ज्यादातर डेवलप हो जाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज करने लग जाता है। 9 to 12 मंथ पे क्या होता है कि यहाँ पे बच्चा अकेले खड़ा है ना, तो उसको बैलेंस बनाना आ जाता है, वो गिरता नहीं है, खड़े खड़े गिरता नहीं है बिल्कुल भी। और उसका हैंड होल्ड करके ना आप उसको चला भी सकते हो। चलना तो क्या मतलब, यहाँ 12 महीने तक वो भागने भी लग जाता है, चलना तो दूर हो गया, चलना तो वो पहले ही शुरू कर देगा 7 से 8 महीने पे ही। ओके, लेकिन यहाँ तक अब आपको बच्चे को सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद से सारी चीज करने लग जाता है वो 9 से 12 महीने पे आसपास। डन। दोबारा तो नहीं समझाना है, क्योंकि हालांकि ये दोबारा ही पढ़े एक तरीके से आप लोग, क्योंकि हमने उस चार्ट में पढ़ ली थी ये सारी की सारी चीजें। अब देखो, चाइल्डहुड का टाइम पीरियड यहाँ पे 0 to 12 ईयर्स लिखा है, लेकिन आप 0 to 12 मत लिखना भाई, क्योंकि आपको पता है 0 to 2 ईयर्स तक आपका इन्फेंट का टाइम पीरियड होता है, इन्फेंसी। ओके, तो ये जो चाइल्डहुड वाला जो पीरियड होता है ना, ये अगेन डिपेंडेंटी वाला पीरियड ही रहता है। यहाँ पे बच्चा अभी डिपेंड ही रहता है अपने पेरेंट्स पे ही। साथ ही साथ सोसाइटी में उसका क्या रोल रहता है कि सिर्फ खेलना है और कुछ भी नहीं, खेल कर ही उसका रोल रहता है और कुछ भी नहीं रहता है, ना वो किसी को समझा रहा है ना किसी से बात, कुछ भी नहीं, सिर्फ उसको खेलने से मतलब रहता है। पर्सनल ग्रोथ क्या होती है कि यहाँ पे वो वैल्यूज और बिलीफ को कॉपी करने लग जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बच्चे को कि अगर पेरेंट्स फोन यूज कर रहे हैं तो वो भी उनको नोटिस करता है और वो खुद भी फिर फोन में ही लग जाता है, पेरेंट्स को देख देख के वो सारी चीजें सीखने लग जाता है। लर्निंग फेज यहाँ रहता है, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन यहाँ स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे को प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है, प्ले ग्रुप स्कूल में। रिलेशन यहाँ पे क्या है कि उसका ट्रस्ट बिल्डिंग होने लग जाता है, वो भरोसा करने लग जाता है कि ओके ये मेरे ही साथी हैं, ये कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो रहती है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, साथ ही साथ ट्रस्ट इश्यूज भी हो जाते हैं, लो सेल्फ स्टीम भी हो जाती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों को स्ट्रेंज एंजाइटी होती है, बच्चे सिर्फ अपनी मदर के पास में, फादर के पास में, या फिर जो उसके 24 घंटे उसके आसपास रहते हैं उन्हीं के पास में जाता है, कोई अगर अनजान व्यक्ति उसके पास जाए तो वो एकदम रोने लग जाता है। तो यहाँ पे उसको ट्रस्ट वो धीरे धीरे बिल्ड कर रहा होता है, तो इसीलिए यहाँ उसको ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, कंप्लीटली ट्रस्ट इश्यूज, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं वो किसी अनजान व्यक्ति पे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ना बच्चों को कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, ट्रस्ट इशू तो आपने देखा। अब आपके यूनिट में ना एक टॉपिक है स्पेशल नीड करके, तो उसको देख लेना। तो यहाँ पे ना डेवलपमेंटल प्रॉब्लम बच्चे में होती है, कुछ डिसेबिलिटीज देखने को मिलती हैं। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, उसकी स्ट्रेंथ, पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस हर किसी के अलग अलग होते हैं, उसकी परवरिश अलग अलग तरीके से की जाती है। ठीक है, ये जो डिसेबिलिटी होती है ना, ये किस वजह से होती है, या तो हेरिडिटी या फिर इन्वायरमेंट, या तो उसको वंशानुक्रम मिला हो कुछ भी कमी बॉडी में, या फिर आपके इन्वायरमेंट में रह के हो गई हो। जैसे कि अगर आपने देखा होगा हेरिडिटी में क्या है कि बहुत से बच्चे क्या कहते हैं डायबिटिक ही पैदा होते हैं, मदर को डायबिटीज है तो बच्चे भी डायबिटिक पैदा हो जाते हैं।
इन्वायरमेंट में क्या है, आप एक ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो आपको लंग्स प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आईज प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजें क्या हो जाती है कि बच्चे में डिसेबिलिटी ये देखी जाती है, कुछ तो हेरिडिटी होती है, कुछ इन्वायरमेंटल होती हैं। अब ये जो बच्चे होते हैं ना, स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं जो कि डिसेबल होते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सोसाइटी के लिए, स्कूल के लिए, इनको केयर गिवर्स की आवश्यकता होती है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो ये हेल्पिंग चिल्ड्रन होते हैं। इनको बिना किसी हेल्प के ही अपना काम नहीं कर सकते हैं, इनको एक्स्ट्रा केयर की नीड होती ही होती है, क्योंकि ये फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ साथ स्पेशल एबिलिटीज भी इनके अंदर होती हैं। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा डिटेलिंग में देखो इसको, कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं, वहां पे ना वो कैसे कहेंगे हम लोग कि स्पेशल नीड वाले बच्चे, इनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। वो बच्चे जहाँ पे बच्चे किसी एक सिंड्रोम के साथ में पैदा हुए हों, जैसे कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, टर्मिनल इलनेस हुई हो उनको, प्रोफाउंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हुआ हो, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी कि उनको लर्निंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती हो, साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम हो, साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम है, या आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे कि उनको एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, बहुत जल्दी वो डर जाते हैं, सैड रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपके क्या है, स्पेशल नीड की कैटेगरी में ये बच्चे आ जाते हैं। इन बच्चों के साथ में अगर कोई भी अपना इनको गोल पूरा करना है, कुछ भी पूरा करना है, तो इनको गाइडेंस और हेल्प की आवश्यकता होती ही होती है, ठीक है, सोशली, इमोशनली, मेडिकली, ठीक है, इनकी आवश्यकता होती ही होती है। इन सब के थ्रू इनको बेटर फील कराया जा सकता है स्पेशल नीड वाले बच्चों को। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे एडीएचडी वाले होते हैं, उनको फोकस नहीं कर पाते हैं वो अपना, आप उनको कुछ भी काम दो फोकस नहीं कर पाएंगे एकदम, या तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे या बहुत ज्यादा वो दुखी हो जाएंगे, तो ऐसे स्पेशल नीड की कैटेगरी में आता है। कुछ बच्चे ब्लाइंड होते हैं स्टार्टिंग से ही, तो वो स्पेशल नीड की कंडीशन में आ जाते हैं क्योंकि उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। तो जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े उसके एकेडमिक, सोशल, इमोशनल ग्रोथ के लिए, वो आपके स्पेशल नीड वाले बच्चे कहलाते हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज ध्यान में रखी जाती है कि इनको ना, जो आपके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव होने चाहिए, तभी आप अपनी जो भी कमी है उसको भुला के आगे बढ़ पाते हो। अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये डिमोटिवेट हो जाते हैं, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं पे। ओके, अब इनको देखो फिजिकल प्रॉब्लम इनको क्या क्या फेस करनी पड़ती है फिजिकल तौर पे। जिन बच्चों को फिजिकल डिफेक्ट होता है ना, डिफॉर्मिटी होती है, वो आपके फिजिकल डिसेबल बच्चे कहलाते हैं। जैसे कि उनको कॉग्नाइटल हो गया, या फिर उनकी एबनॉर्मल डिलीवरी हुई है तो फिजिकल चैलेंज हो जाते हैं, या फिर कोई चोट लगी है, इंजरी है, इन्वायरमेंटल है चोट, यानी कि एक्सीडेंट हो गया उनका, है ना, तो एक्सीडेंट में क्या उनके हेड पे इंजरी हो गई, या फिर उनके हाथ एक चला गया या पैर चला गया, या उनकी फिंगर्स कट गई, तो ये सारी प्रॉब्लम क्या है, फिजिकल प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चे फिजिकली डिसेबल होते हैं लेकिन मेंटली हेल्दी होते हैं। फिजिकली ही इनको प्रॉब्लम रहती है, मेंटली इनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। फिजिकली भी प्रॉब्लम क्यों रहती है, क्योंकि ये बाय बर्थ या फिर किसी एक्सीडेंट और इन सब की वजह से डिसेबल हो गए हैं। इसी वजह से ये क्या है, नॉर्मल इन्वायरमेंट में, नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट कर पाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे कई बार क्या है, छत से गिर गए, या फिर उनका किसी गाड़ी के आगे आगे एक्सीडेंट हो गया, तो पैर में क्या है कि उनको फिर स्टिक के सहारे चलना पड़ता है लाइफ टाइम तक। तो यहाँ पे वो फिजिकली डिसेबल हो गए कि नहीं हो गए, तो नॉर्मल लोगों की तरह वो नहीं चल पाएंगे, उनको अगर चलना है तो उनको स्टिक का सहारा लेना होता है, कहीं भी अगर उनको जाना है तो बिना स्टिक के वो जा ही नहीं सकते हैं। तो नॉर्मल लोगों की तरह वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हैं, जिस तरीके से नॉर्मल पर्सन सारे काम कर लेते हैं ना, उनके दोनों हाथ सलामत हैं, पैर सलामत हैं, आंख, नाक, कान सब चीज सलामत है, वैसा फिजिकली डिसेबल बच्चों के साथ में नहीं होता है। ओके, और इनको अगर आप ये फील भी करा दोगे ना कि ये फिजिकली डिसेबल है, तो हो सकता है कि ये डिप्रेशन में चले जाए, इनका कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत लो हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, एंगर इश्यूज इनको हो सकते हैं, जो कि इनके इमोशनल चैलेंजेस की कैटेगरी में आता है। जैसे कि फिजिकल डिसेबल वाले बच्चे होते हैं ना, आप इनको कई बार ये फील करा देते हो कि अरे
तुम तो काम कर ही नहीं सकते हो, चलो मैं आपकी रोड, आपको क्रॉस करना है, मैं आपको रोड क्रॉस करा देता हूँ। तो कई बार वो क्या कहते हैं, नहीं मैं खुद कर सकता हूँ, मैं मुझे आता है रोड क्रॉस करना, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ना ऐसा फील करने लग जाते हैं कि अरे मैं तो कुछ काम कर ही नहीं सकती, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे हमेशा सहारे की ही जरूरत है। तो उसको वो एक नेगेटिव वे में ले जाते हैं, नेगेटिव उनके थॉट्स हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो फिजिकल डिसेबल जो बच्चे हैं, उनकी जो इमोशनल स्टेट है वो मॉनिटर करते रहें कि कहीं उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसके लिए पेरेंट्स या फिर फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, टीचर, इन सबको बच्चों से खुल के बात करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। वो क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट से खुश होते हैं, अगर उनको हेल्प की जा रही है उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात ले जाते हैं, उनको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। अगर उन्होंने सपोर्ट लिया तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो बिना किसी सहारे के चल ही नहीं सकते हैं। तो उनको वो सुनना पसंद नहीं है, उनको ये चीज होती है कि जो करूंगा या करूंगी वो मैं खुद से करूंगी, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो वहां पे उनको कई बार एंगर इश्यूज जो मैं बता रही थी वो होने लग जाते हैं कि हर जगह उनको ना डिमोटिवेट किया जाता है, यानी कि हर जगह उनको ये फेस करना पड़ता है कि उनको ये रियलाइज करा दिया जाता है कि आपको नीड है, किसी ना किसी की नीड है, आप खुद से कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो इस वजह से उनको इमोशनल प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को एक तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उनसे ओपनली बात कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनकी इमोशनल इश्यूज क्या हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब के लिए आप या तो थेरेपी का सहारा ले सकते हो, थेरेपी प्रोग्राम्स होते हैं, थेरेपिस्ट के पास ले जा सकते हो, या फिर आपके एनिमल और फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाए। तो ये सब चीजें यहाँ पे हम करा सकते हैं उनकी इमोशनल स्टेट को बिल्ड करने के लिए, जैसे कि उनको फ्रस्ट्रेशन ना हो, एंगर ना हो, वो ज्यादा दुखी ना रहें। तो इन सब से दूर करने के लिए उनको इन एक्टिविटीज का हम सहारा दे सकते हैं, जिससे कि वो एक्टिविटीज को भी एंजॉय करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। उनको लगता है कि चलो ये एक्टिविटी मैंने की है तो खुद से की है, मैंने किसी का सहारा नहीं लिया यहाँ पे। मेंटली चैलेंज बच्चे, अभी हमने क्या पढ़ा था, फिजिकली डिसेबल बच्चे पढ़े थे। अब यहाँ पे मेंटली डिसेबल वो बच्चे होते हैं जो कि मेंटली मैच्योर नहीं होते हैं, अपनी उम्र में जो नॉर्मल उनकी एज है उससे थोड़े कम मैच्योर हुए होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है एक नॉर्मल एज पे, वो उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, कम डेवलपमेंट रहता है, वो आपके मेंटली चैलेंज बच्चे कहलाते हैं। जो कि फिजिकली तो पूरी तरीके से फिट होते हैं लेकिन मेंटली डिसेबल होते हैं, जैसे कि उनको कुछ भी सीखने में प्रॉब्लम होती है। वो बाकी बच्चों की तुलना में, जो उनकी उम्र के जो बच्चे हैं वो तो नॉर्मल सीख लेते हैं, लेकिन उनको सीखने में थोड़ा समय लगता है, वो बहुत धीरे या फिर ना के बराबर चीजें सीख पाते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं मेंटली रिटार्डेड की वजह से, ये सोसाइटी में एडजस्ट कर पाना इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि आप क्लास में ही ले लो, कुछ बच्चे नॉर्मल हैं जिनको अगर आप एक बार में समझाओगे समझ आ जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको एक बार में समझ नहीं आया, दूसरी बार में भी समझ नहीं आया, तीसरी बार में भी समझ नहीं आया। तो यहाँ पे क्या है कि उनको फिर बाकी के बच्चे क्या कहेंगे कि अरे यार, एक दो बार देख लेंगे लेकिन दो तीन बार फिर क्या कहने लग जाएंगे कि इनकी वजह से हमें ना हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, इनको आप अलग से पढ़ाया करो, हमारे साथ मत पढ़ाया करो, हमें एक ही टॉपिक बार बार पढ़ना पड़ता है और इनको समझ नहीं आता है। या फिर आपने कई फ्रेंड्स अपने ऐसे भी देखे होंगे कि जहाँ पे आप उनको कोई बात समझाते हो लेकिन फिर वो क्या कहते हैं कि अरे दोबारा समझा देना, मुझे समझ नहीं आया है। तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, अरे यार तुझे इतनी बार बताना पड़ता है फिर भी नहीं समझते हो तुम। तो ये सारी चीजें क्या होती है, मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन होते हैं जिनको लर्निंग प्रॉब्लम होती है, बहुत स्लो लर्निंग होती है उनकी। ठीक है, ये जो मेंटली चैलेंज जो बच्चे होते हैं ना, इनकी बैड मेमोरी उनकी होती है, इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, इनको ज्यादा देर तक कुछ भी याद नहीं रहता है। अगर आप इनसे कुछ कहोगे ना कि वो चीज आपने वहां देखी थी या आप हमें बताओ क्या था, तो ये रिकॉल नहीं कर पाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी इनकी नहीं होती है। सिर्फ कुछ समय तक ही इनको चीजें याद रहती हैं, उसके बाद याद नहीं रहती हैं। और कई बार एक ही काम को ये बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं कि अगर आपने उनसे कहा है तो वो बच्चे क्या कहेंगे, मम्मा पानी, मम्मा पानी। आपने उनको अगर दे रहे हो, कह दिया कि हाँ दे रहे हैं, फिर भी वो कहते रहेंगे कहते रहेंगे। या फिर उन्होंने कोई मूवी देखी है तो एक्साइटमेंट में कहते रहेंगे मूवी मूवी मूवी।
तो आप भी थक जाते हो कि अरे एक ही बार बोलना होता है, बार बार नहीं बोलना होता है। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एक ही चीज को दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, दोहराते रहते हैं। ठीक है, ये अपनी इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तब तक रिकॉल नहीं कर पाते हैं जब तक आप इनको कुछ दिखाओगे नहीं। जो मेमोरी आप इनको याद कराना चाहते हो उससे रिलेटेड अगर आप इनको कुछ भी ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस नहीं दिखाओगे, तब तक ये कुछ भी याद नहीं कर पाते हैं। ऐसे अगर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो वो मेंटल रिटार्डेड बच्चे कहलाते हैं। ओके, आपके आसपास आपने बहुत से बच्चे ऐसे देखे होंगे। उसके बाद में अटेंशन डेफिशिएंसी इनको होती है। ये किसी भी एक जगह पे फोकस के साथ में नहीं बैठ सकते हैं। अगर आप इनको कोई भी एक काम दोगे, सिंगल टास्क भी अगर इनको दिया गया है तो पूरे फोकस के साथ में ये नहीं कर पाएंगे। इनका फोकस बहुत जल्दी हट जाता है, लंबे समय तक नहीं दे सकते हैं, ये अपनी अटेंशन पूरा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों को टैकल करने के लिए आप उनको अवेयर कर सकते हो, उनके वर्क के बारे में उनको बता सकते हो और उनकी अटेंशन को बिल्ड कर सकते हो, तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे कुछ एक काम कर रहे हैं उठ के भाग जाएंगे, उनका ध्यान ही नहीं है, पढ़ाई में भी उनका ध्यान नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है मेंटल रिटार्डेड वाले बच्चों को। ओके, अब यहाँ पे ना इनके ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। तो 3 साल तक क्या है, बच्चे में जो ग्रॉस मोटर स्किल जो डेवलप होती है ना, होपिंग, जंपिंग और रनिंग, यानी कि कूदना और चलना, ये दौड़ना शुरू कर देते हैं 3 साल तक। फाइन मोटर स्किल में ये अगर आप इनको ब्लॉक्स दोगे ना तो ब्लॉक को ये बिल्ड करना शुरू कर देंगे, ऑब्जेक्ट को फिंगर्स और थंब की सहायता से उठाना सीख जाते हैं। 4 इयर्स पे क्या है कि ये डाउन स्टेयर्स, यानी कि अगर आप इनको सीढ़ियों पे, पहले बच्चा चढ़ना सीखता है लेकिन चढ़ने के बाद वो उतरना भी सीख जाता है 4 साल तक। ठीक है, पजल्स को, जिगजैग वाले जो पजल्स होते हैं उनको इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं। 5 ईयर तक बच्चे जो होते हैं बहुत तेज भाग सकते हैं और रेस को एंजॉय भी करते हैं। आपने देखा होगा रेसिंग करते हैं और उसमें फर्स्ट भी आके दिखा देते हैं। फाइन मोटर स्किल्स में हैंड, आर्म और अपनी बॉडी को इनको कोऑर्डिनेट कर लेते हैं आई मूवमेंट के साथ में। अगर आप इनको नेडल और थ्रेड दोगे ना तो उसमें ये धागा डाल सकते हैं इजीली, यानी कि आई और हैंड कोऑर्डिनेशन इनका हो जाता है 5 साल तक। ओके, तो चाइल्डहुड वाले में कोई दिक्कत आपको, कहीं भी कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो, बताओ। कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो नहीं समझ आया हो आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर नोट डाउन करना है ये नोट डाउन कर लो साथ के साथ, क्योंकि इजी है, ये याद भी रहेगा आपको। सभी लोग नोट डाउन करो इसे अपनी कॉपी में, 30 सेकंड के अंदर करो नोट डाउन इसे जल्दी। जैसे ये बना हुआ है वैसे ही बना लेना इसे। कंफ्यूज क्यों हो? एक काम करना, आप कंफ्यूज नहीं होगे, ये जितने भी मैं दिखा रही हूँ ना, ग्रॉस मोटर स्किल्स या फाइन मोटर स्किल्स, जो चार्ट बनाया है ना उससे आप याद कर लेना, फिर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। अगर नोट कर लो तो मुझे बता देना। अब देखो यहाँ पे एडोलेसेंस एज का देखो, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, चाइल्डहुड का देखा था हमने, इन्फेंट और चाइल्डहुड कर लिया है। एडोलेसेंस जो एज होती है वो आपकी 13 to 20 ईयर्स तक होती है।
ओके। तो यहाँ पे जो मैच्योरिटी जो टाइम पीरियड होता है ना, यहाँ पे बच्चे डिपेंडेंट से, अभी आपने देखा था कि चाइल्डहुड में बच्चे क्या है, पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो डिपेंडेंसी से लेके इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो अब यहाँ किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, अपने काम स्वयं करते हैं, उनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। सोसाइटी में इनका रोल क्या रहता है, एक्सपेरिमेंटिंग होते हैं, ये नई नई चीजें करते हैं। पर्सनल ग्रोथ क्या होती है इनकी, कि खुद को डिस्कवर करते हैं, यानी कि खुद के बारे में ये लोग जानते हैं। लर्निंग फेज, वहां पे बच्चे अपनी प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 13 से 20 साल तक के बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन में आ जाते हैं, और अर्ली हायर एजुकेशन जो होती है, यानी कि आपका हो गया 10th और 12th, उस क्लास में ये यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे बच्चों में एक प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है एडोलेसेंस एज में, कि वो ना कुछ भी अगर काम कर रहे हैं ना, तो उसके लिए वैलिडेशन उनको चाहिए होता है। उनको ये नहीं, खुद से नहीं होता कि अगर ये मैंने काम किया है तो अच्छा किया है, जब तक उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल जाएगा, दो चार लोगों से ये नहीं कह देंगे कि तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है, तब तक वो मानते ही नहीं है। खुद पे उनको वो भरोसा ही नहीं होता है, डाउट रहते हैं, डाउट में रहेंगे वो, कि अरे मैं, लोगों को पसंद नहीं आया, मैंने ये काम किया, उनसे पूछता हूँ, अगर उनको अच्छा लगा यानी कि मैंने काम बहुत अच्छा किया है। खुद से ये नहीं रहता कि अगर मैंने काम किया है तो अच्छा ही किया है, नहीं, जब तक दो चार लोग इनको आके कह नहीं देंगे, इनकी तारीफ नहीं कर देंगे, इनको एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, तब तक ये आगे नहीं बढ़ते हैं। ओके। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहती है कि इनको फियर डेवलप हो जाता है, डर, डर लगने लगता है कि अगर लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे कोई भी नहीं प्यार करेगा, है ना, अगर मेरा काम लोगों को पसंद नहीं आया तो मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे ताने सुनाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें इनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। ओके। इसीलिए इस एज को ना आपकी तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट भी होने लग जाते हैं। डन। अर्ली एडल्टहुड वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे एडोलेसेंस में कुछ चीजें हैं, यहाँ पे ना इनके हार्मोनल चेंजेस आपको बहुत सारे देखने पड़ते हैं। 12 एज तक, 10 to 12 एज तक आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ना इनकी पोवर्टी वाली एज है वो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे इनकी जो गर्ल्स होती हैं वहां पे ब्रेस्ट साइज, उनकी वॉइस में थोड़ा पतलापन, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। वहीं पे अगर बॉयज में आप देखोगे तो उनकी वॉइस हैवी हो जाती है, हेयर ग्रोथ होने लग जाते हैं, ये उनके हार्मोनल चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोवर्टी स्टेज है वो डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों में ये और हो जाता है कि डिस्कवर करते हैं अगर ये चीज हुई है तो कैसे हुई है, पूरे रूट कॉज को जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम हुआ है तो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। और इनको ना सोसाइटी के अगेंस्ट जाना कुछ ज्यादा ही पसंद आता है। अगर आप इनसे कहोगे ना कि ये काम नहीं करना है, ये काम ठीक नहीं है, तो ये उतना ही ज्यादा करते हैं, इनको ना सुनना पसंद नहीं होता है कुछ भी, कि इन्होंने हमें रोका कैसे, हमें मना कैसे किया, वो वाली इनके अंदर फीलिंग्स आ जाती हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, हमसे बड़े कुछ नहीं जानते, हमसे छोटे कुछ नहीं जानते हैं, हमें सब पता है, हम सर्वज्ञानी बन चुके हैं, वो वाली स्टेज यहाँ पे ये हो जाती है। ओके। अरे हो भी हो नहीं हो क्लास में, रेस्पॉन्स तो कर दो भाई जरा। ओके। तो एडोलेसेंस में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आप देखोगे तो 18 से जो 20 की जो एज होती है ना, उसको आप लोग लेट एडोलेसेंस की कैटेगरी में काउंट करते हो। 10 to 12, 13 की एज जो रहती है वो आपकी अर्ली एडोलेसेंस रहती है, और फिर आपकी 14 से लेके आपकी 17 तक ये आपकी मिडिल एडल्ट वो एडोलेसेंस रहता है। ठीक है। जहाँ उनको अलग अलग चीजें फेस करने को देखनी पड़ती हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे क्या रहता है कि ये अब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सारे काम ये खुद से करने लगते हैं, जहाँ इनको लगता है कि हम बाहर भी खुद से जा सकते हैं, अपने सारे काम हम खुद कर सकते हैं, ना अब हमें अपने पेरेंट्स की जरूरत है,
ना ही हमें अपने छोटे भाई बहनों की जरूरत है, क्योंकि छोटे भाई बहन कुछ जानते नहीं और पेरेंट्स को कुछ पता नहीं होता है कि क्या होता है इस एज में क्या नहीं होता। तभी आप लोगों ने देखा होगा आजकल कि जो एडोलेसेंस एज में जो स्कूल में है बच्चे वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। वो आपसे आके क्या कहेंगे, अरे आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं, आपको जानते ही नहीं हो, हमसे सीखो, आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। ये सब चीजें सुनने को मिल जाती हैं। यहाँ उनको किसी पे ट्रस्ट नहीं रहता है, इसीलिए इस एज में ना कंट्रोल कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो सुनते नहीं, अगर आप उनको ज्यादा तेज बोलोगे तो हो सकता है कि वो घर छोड़ के चले जाएं, आपके साथ रहने से मना कर दें। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं, उनको एंगर इश्यूज काफी ज्यादा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं इस एज में। क्यों? क्योंकि इनको ना सुनना पसंद नहीं होता भाई, सुन ही नहीं सकते हैं ये, ना किसी भी कीमत पे नहीं सुन सकते। अब चलो एक दो क्वेश्चंस का मुझे जवाब दो। व्हाट इज रोटिंग रिफ्लेक्स? क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रोटिंग रिफ्लेक्स? ठीक है, एंड बी है सडन रिएक्शन, स्टार्ट सकिंग। बताओ, रोटिंग रिफ्लेक्स क्या है? बेबी अपना हेड मूव करने लग जाता है, या फिर सडन रिएक्शन देता है, या फिर सकिंग? ओके, वेरी गुड, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत इजी था ये, डिफिकल्ट नहीं था। अब एक और चीज बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बेबी स्टार्ट टू स्टैंड, मतलब बेबी खड़ा होना कब शुरू कर देता है? 3 से 4 महीने पे, 5 to 6 मंथ, 6 to 7 मंथ, और 8 to 9 मंथ? बताओ। यस, हेड को मूव करने लग जाता है और ओपनिंग शुरू कर देता है। बताओ जल्दी। पक्का? 6 to 7, 5 to 6, यानी कि सारे ऑप्शन डाल दिए, अगर एक आध और होता तो वो जो एक ऑप्शन बचा उसको भी बोल देते। बिना हेल्प के वो 8 to 9 मंथ पे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर विदाउट सपोर्ट अगर उनको खड़ा होना है तो 8 to 9 मंथ पे। ठीक है, ये रहता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। टाइम पीरियड ऑफ मिडिल एडोलेसेंस। 10 to 12 years,
और आपका 13 to 70 years, 18 to 20 years, या फिर आपका हो गया 12 to 14 years। बताओ। हाँ बेटा, लेकिन ऑप्शन में जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको देखोगे ना, उसमें 8 मंथ तो आ रहा है ना, 8 to 9 मंथ तो आ रहा है, 12 नहीं है तो क्या हुआ। ओके, मिडिल एडोलेसेंस कौन सा टाइम पीरियड होता है, 10 to 12, 13 to 17, 18 to 20, या फिर 12 to 14। हमें ना ऑप्शंस में से अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना होता है। इसका बताओ बस जल्दी से। मिडिल एडोलेसेंस का टाइम पीरियड क्या होता है। ओके, एक का आंसर रह गया है बस। ओके, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये फर्स्ट वाला आपका अर्ली में आ जाएगा, दिस वन इज मिडिल एंड दिस वन इज लेट। ठीक है, और ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए था। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पे 10 AM। ओके, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरी रहता है तो आप मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। लेकिन होमवर्क करना मत भूलना, जो भी है उसको सर्च कर लेना, रिवाइज कर लेना और शेयर कर देना। ओके, बाय।